स्टूडेंट्स, प्रीवियसली आप लोगों ने पढ़ा था अबाउट प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस के बारे में, जिसमें आपने सीखा था पेरेंट्स से प्रोजीनी में जीन्स ट्रांसफर होते हैं। सिमिलरली हम एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे एक बच्ची है जिसके बालों का कलर काला है। जाहिर सी बात है ये कलर उसने अपने या तो अपनी मदर से इनहेरिट किया होगा या अपने फादर से इनहेरिट किया होगा। तो यहाँ से हम ये देख सकते हैं इसके फादर का हेयर कलर काला है, इसका मतलब इस बच्ची ने अपने बालों का रंग कहाँ से इनहेरिट किया है? अपने फादर से। अगेन हमारे पास यहाँ पे और एक बच्ची है जिसके बालों का रंग भूरा है यानी ब्राउन है। अगेन या तो उसने अपने फादर से इनहेरिट किया होगा या उसने अपनी मदर से इनहेरिट किया होगा। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे उसके फादर के बालों का कलर ब्राउन है, तो इसका मतलब इस बच्ची ने अपने फादर से ये ब्राउन हेयर कलर इनहेरिट किया होगा। तो यहाँ पे हम सीख रहे हैं कि पेरेंट्स से कुछ ट्रेट्स ऐसे हैं जो बच्चों में ट्रांसफर होते हैं, और वो होते हैं बिकॉज ऑफ जेनेटिक मटेरियल या जीन्स की वजह से, और जीन्स हमारे प्रेजेंट होते हैं डीएनए मॉलिक्यूल पे। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे कि डीएनए किस तरह से जेनेटिक मटेरियल है, ये खोजा गया और डीएनए की क्या क्या प्रॉपर्टीज थी। तो आइए देखते हैं हमारे इस चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में क्या क्या लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स यानी टॉपिक है जो हमें पढ़ने हैं। सबसे पहला है द डीएनए, द सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल एंड आरएनए वर्ल्ड इज द सेकंड टॉपिक। थर्ड इज रेप्लिकेशन, फोर्थ है हमारा ट्रांसक्रिप्शन, फिफ्थ है हमारा जेनेटिक कोड, सिक्स्थ है हमारा ट्रांसलेशन, सेवेंथ है हमारा रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, एट्थ है हमारा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, और 10th है हमारा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो हम लोग अपना पहला टॉपिक या पहला हमारा जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है द डीएनए शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि प्रोजीनी में जो ट्रेट ट्रांसफर होते हैं वो पेरेंट्स से होते हैं एंड बिकॉज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, और जेनेटिक मटेरियल दो टाइप्स के होते हैं। पहला है हमारा डीएनए इज नोन एज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और दूसरा है हमारा आरएनए जो जाना जाता है एज राइबोन्यूक्लिक एसिड। यानी ये दो तरह के जेनेटिक मटेरियल हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं ऑर्गेनिज्म में। अब हम बात करते हैं डीएनए के बारे में कि डीएनए किस तरह का स्ट्रक्चर है। सो डीएनए बना होता है छोटे छोटे यूनिट्स है जिन्हें हम बोलते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स, और यही न्यूक्लियोटाइड्स आके कंबाइन होते हैं टू फॉर्म अ डीएनए मॉलिक्यूल। यानी यहाँ पे बहुत सारे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स आके कंबाइन हो रहे हैं, तो हम कह सकते हैं डीएनए इज द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉली मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं इस डीएनए मॉलिक्यूल में टोटल 8 न्यूक्लियोटाइड हैं। तो बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स वी कैन काउंट द लेंथ ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे कितने न्यूक्लियोटाइड हैं? 8। इसका मतलब यहाँ पे जो लेंथ ऑफ डीएनए है वो कितनी होगी? इट इज इक्वल टू 8 डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। अभी हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक जो है स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। इसमें हम देखेंगे जो डीएनए का न्यूक्लियोटाइड है वो आखिर किन कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है। यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड हैज 3 कंपोनेंट्स। पहला है हमारा पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप। ये तीनों जुड़ के बनाते हैं न्यूक्लियोटाइड। अब हम देखते हैं किस तरह से ये तीनों जुड़ के न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे। पेंटोज शुगर की 5 कार्बन पोजीशन होती है, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। 5वीं कार्बन पोजीशन अभी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगी। पहली कार्बन पोजीशन पे यानी इस पे आके जुड़ेगा हमारा नाइट्रोजनस बेस और बनाएगा एक बॉन्ड जिसे हम बोलते हैं एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। नाउ ये जो यूनिट है पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस, इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड के पेंटोज शुगर की 5th कार्बन पोजीशन पे आके जुड़ेगा हमारा फॉस्फेट, और ये जो बॉन्ड आप देख रहे हो इस बॉन्ड को हम बोलेंगे फॉस्फोइस्टर लिंकेज। नाउ ये जो पूरी यूनिट है फॉस्फेट विथ फॉस्फोइस्टर लिंकेज, पेंटोज शुगर अगेन विथ एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज विथ नाइट्रोजनस बेस, इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड। तो यही है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूक्लियोटाइड। अब हम बात करते हैं नाइट्रोजनस बेसिस के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं नाइट्रोजनस बेस एक न्यूक्लियोटाइड का कंपोनेंट होता है। नाइट्रोजनस बेस के 2 मेजर ग्रुप होते हैं, पायरिमिडीन्स एंड प्यूरिन्स। पायरिमिडीन्स में 3 नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं। सबसे पहला है हमारा थाइमीन,
जिसको हम डिनोट करते हैं टी से, और ये सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट होता है डीएनए में। उसके बाद है यूरेसिल, जिसको हम डिनोट करते हैं यू से, और ये प्रेजेंट होता है आरएनए में, यानी आरएनए में थाइमिन की जगह प्रेजेंट होता है यूरेसिल। नेक्स्ट है हमारा साइटोसिन, जिसको हम डिनोट करते हैं सी से, जो कि डीएनए में भी प्रेजेंट होता है और आरएनए में भी प्रेजेंट होता है। अब बात करते हैं प्यूरिन्स की। प्यूरिन्स के अंदर दो नाइट्रोजनस बेसेस आते हैं। पहला है हमारा एडेनिन, जिसको हम डिनोट करते हैं ए से, और दूसरा है हमारा गुआनिन, जिसे हम डिनोट करते हैं जी से। ए एंड जी दोनों कॉमन होते हैं आरएनए में और डीएनए में। अभी हमने सीखा था न्यूक्लियोटाइड में प्रेजेंट होते हैं 3 बेसिक कंपोनेंट्स, फॉस्फेट ग्रुप, पेंटोज शुगर जिसकी 5 कार्बन पोजीशन होती है, पहली, दूसरी, तीसरी पे प्रेजेंट होता है फ्री OH ग्रुप, 4th कार्बन पोजीशन एंड 5th कार्बन पोजीशन। इसके अलावा हमने सीखा था न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन एंड साइटोसिन। अब हमने सीखा था कि डीएनए इज द पॉलीमर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड, यानी एक न्यूक्लियोटाइड का मतलब है पेंटोज शुगर ज्वाइन करता है फॉस्फेट से, वो भी उसकी 5th कार्बन पोजीशन पे, और 1st कार्बन पोजीशन पे होता है नाइट्रोजनस बेस। यानी इस तरीके से बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलके एक डीएनए का मॉलिक्यूल बनाते हैं। नाउ अब हम सीखते हैं किस तरह से न्यूक्लियोटाइड आपस में बॉन्ड बनाते हैं। ये हमारा पहला न्यूक्लियोटाइड है। एज आई सेड, पेंटोज शुगर की 5th कार्बन पोजीशन पे जुड़ा होता है फॉस्फेट ग्रुप, 3rd कार्बन पोजीशन पे होता है फ्री OH ग्रुप, और 1st कार्बन पोजीशन पे होता है नाइट्रोजनस बेस। यानी अब जो हमारा न्यूक्लियोटाइड आएगा वो अपने 5th कार्बन पोजीशन पे प्रेजेंट फॉस्फेट ग्रुप को अटैच करेगा पहले न्यूक्लियोटाइड के 3rd OH ग्रुप से, और ये जो बॉन्ड बनेगा इस बॉन्ड को हम कहते हैं फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। मोर स्पेसिफिकली इसको हम कहते हैं 3' 5' फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। 3' क्यों? क्योंकि 3rd पोजीशन पे हमारा फ्री OH ग्रुप था, 5' इसलिए क्योंकि 5' पे हमारा फॉस्फेट ग्रुप था। सिमिलर मैनर में हमारे पास और एक न्यूक्लियोटाइड आएगा और जुड़ेगा। अगेन ये 3' OH ग्रुप होगा, और यहाँ पे हमारा 5' कार्बन पोजीशन थी जिसपे हमारा फॉस्फेट ग्रुप आके अटैच हुआ। अगेन इस बॉन्ड को हम कहेंगे 3' 5' फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। एज आई सेड कि ये जो पोजीशन है इसको हम बोलते हैं 5th कार्बन पोजीशन, इसलिए हम इसको बोलेंगे 5' एंड, और इस पोजीशन पे प्रेजेंट होता है OH ग्रुप, और ये कौन सी पोजीशन होती है? 3rd' पोजीशन। तो ये जो हमारी पोलैरिटी थी, यहाँ पे जो डायरेक्शन है न्यूक्लियोटाइड चेन का वो है 5' to 3' एंड। नाउ ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आप देख रहे हो, इसमें जो फॉस्फेट ग्रुप है और ये जो पेंटोज शुगर है, ये बनाते हैं बैकबोन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, और यही है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। डीएनए न्यूक्लियोटाइड में जो पेंटोज शुगर होती है उस पे 2nd पोजीशन पे कोई भी फ्री OH ग्रुप नहीं प्रेजेंट होता, लेकिन वहीं अगर हम आरएनए के न्यूक्लियोटाइड की पेंटोज शुगर की बात करें, उसकी 2nd पोजीशन पे एक फ्री OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो ये डिफरेंस होता है डीएनए की पेंटोज शुगर में और आरएनए की पेंटोज शुगर में। अभी हमने सीखा था कि डीएनए इज द पॉलीमर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, और इसी के बेसिस पे 2 साइंटिस्ट जिनका नाम था जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, उन्होंने 1953 में प्रपोज किया था डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये जो ब्लू कलर का रिबन है और ये जो पिंक कलर का रिबन है, ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम बोलते हैं हेलिक्स। और हेलिक्स में आप देख रहे हो बहुत सारे ATGC हैं। इन ATGC को हम कहते हैं नाइट्रोजनस बेसिस, और ये नाइट्रोजनस बेसिस आपस में पेयर बनाते हैं थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड्स। नाउ इस टर्न को जरा आप ध्यान से देखो, इसमें जो बेस पेयर है, अगर मैं कहूं कि 2 बेस पेयर है तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो होता है 0.34 nm यानी नैनोमीटर। और अगर मैं इस पूरे टर्न की बात करूं, इसका डिस्टेंस है 3.4 नैनोमीटर, और इस टर्न में अराउंड 10 बेस पेयर होता है। यानी हर टर्न में कितने बेस पेयर हैं? 10 बेस पेयर। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को समझने के लिए एक जिफ है, उसे आप जरा ध्यान से देखिएगा। इस जिफ में ये दोनों डबल स्ट्रैंड है डीएनए के, ये राइट हैंड की तरफ कॉइल करेंगे। जब ये कॉइल करेंगे तो डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बनेगा बिल्कुल इसी तरीके से। तो ये है हमारा डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर।
नाउ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में जो नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं जैसे कि एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन जो हम आगे सीख चुके हैं, वो आपस में पेयर करते हैं। एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ पेयर करेगा, वो भी 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाएगा। और एडेनिन इट ऑल्सो पेयर्ड विद यूरेसिल अगेन विद 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। बट एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ पेयर करेगा डीएनए में, और एडेनिन हमेशा यूरेसिल के साथ पेयर करेगा आरएनए में। नाउ ग्वानिन एंड साइटोसिन ये हमेशा साथ में पेयर करते हैं विद 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ग्वानिन एंड साइटोसिन डीएनए में भी प्रेजेंट होते हैं और आरएनए में भी प्रेजेंट होते हैं, और इसी को हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। नाउ ए का अमाउंट जितना है उतना ही टी का अमाउंट होता है, और जितना जी का अमाउंट है उतना ही सी का अमाउंट होता है, और इस रूल को हम कहते हैं चारगैफ रूल। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए 20% है तो टी भी कितना होगा? 20%। अगर जी हमारा 40% है तो सी भी हमारा कितना होगा? 40%। अभी हमने सीखा था डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के बारे में। डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बना होता है 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये हमारी पहली पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है जहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है 5 पोजीशन पे, और इस पोजीशन को हम कहते हैं 5 प्राइम पोजीशन। सिमिलरली जो हमारा लास्ट न्यूक्लियोटाइड है उसकी इस पोजीशन को हम कहेंगे 3 प्राइम पोजीशन। अगेन हमारे पास और एक न्यूक्लियोटाइड चेन है जिसका डायरेक्शन अपोजिट होता है हमारी राइट साइड वाली पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से। इसका जो पहला न्यूक्लियोटाइड है उसकी ये जो पोजीशन है इसको हम कहेंगे 3 प्राइम पोजीशन, और जो हमारा लास्ट न्यूक्लियोटाइड है उसके ऊपर जो फॉस्फेट ग्रुप अटैच है उसको हम कहेंगे 5 प्राइम पोजीशन। नाउ अब हम बात करते हैं नाइट्रोजनस बेसिस के बारे में। नाइट्रोजनस बेसिस आपस में कनेक्टेड होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स के साथ। एडेनिन बनाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड थाइमिन के साथ, और एडेनिन फॉर्म करता है 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ग्वानिन फॉर्म 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद साइटोसिन, एंड साइटोसिन अगेन फॉर्म्स 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद ग्वानिन। नाउ मैंने आपको पहले बताया था कि इस स्ट्रैंड की पोलैरिटी है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और इस स्ट्रैंड की पोलैरिटी है फ्रॉम 3 प्राइम टू 5 प्राइम। इसलिए हम इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं एंटी पोलैरिटी और एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स। और ये जो हमारा स्ट्रक्चर है हम इसे कहेंगे डबल स्ट्रैंडेड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। नाउ अभी तक हमने जो पढ़ा उसके बेसिस पे हम एक कॉन्सेप्ट टेस्ट करते हैं। रूल ये है, आपको क्वेश्चन पढ़ना है, ऑप्शंस ढंग से पढ़ने हैं, और आपको जो लगता है ऑप्शन सही है आपको अपनी नोटबुक में उसको लिखना है। फिर हम देखेंगे इसका सही ऑप्शन क्या है। सो रेडी फॉर चैलेंज। क्वेश्चन इज, व्हाट इज द नेचर ऑफ द स्ट्रैंड्स ऑफ द डीएनए ड्यूप्लेक्स? ऑप्शन 1 ए एंटी पैरेलल एंड कॉम्प्लीमेंट्री, बी identical and complementary, C anti-parallel and non-complementary, D non-identical and complementary. Please pause the video for about 2 minutes. Now let's see the answer. आंसर इज ए, दैट इज एंटी पैरेलल एंड कॉम्प्लीमेंट्री। अभी हमने सीखा है डीएनए ड्यूप्लेक्स में जो स्ट्रैंड्स है वो कैसे होते हैं? एंटी पैरेलल, एंड जो बेस पेयर होती है वो कैसी होती है उनकी? कॉम्प्लीमेंट्री। सो द एक्सप्लेनेशन इज द स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर एंटी पैरेलल विद द पोलैरिटी ऑफ 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम विद बेस कॉम्प्लीमेंटैरिटी। अभी हमने सीखा था डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर के बाद फ्रांसिस क्रिक ने प्रपोज किया था सेंट्रल डॉगमा। सेंट्रल डॉगमा कहता है सबसे पहले डीएनए जो है अपनी ही खुद की एक कॉपी बनाएगा जिससे हम बोलते हैं रेप्लिकेशन, जो हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। डीएनए से फिर बनेगा हमारा आरएनए, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ये भी हम आगे बाद में पढ़ेंगे। देन आरएनए बनाएगा प्रोटीन, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलेशन। तो बेसिकली सेंट्रल डॉगमा में होता क्या है, डीएनए से आरएनए बनता है, इस प्रोसेस को हम कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से बनेगा प्रोटीन, और इस प्रोसेस को कहेंगे हम ट्रांसलेशन। दिस सेंट्रल डॉगमा अकर्स इन ऑल ऑर्गेनिज्म, सारे ऑर्गेनिज्म में सेंट्रल डॉगमा होगा, बट
वायरसेस को छोड़ के। वायरसेस में आरएनए से बनता है डीएनए, यानी सेंट्रल डॉग्मा का बिल्कुल अपोजिट।